अर्बन नक्सल वाला वार। कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। जंग लगे लोहे का हथियार। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। ओबीसी पर सियासी हर पार। आप सभी से जाएंगे जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में हम आज 2024 का मिशन और मोदी के एक्शन की बात करेंगे। आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में कैसे कांग्रेस से अर्बन नक्सल कनेक्शन जोड़ा। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने राजस्थान में गहलोत सरकार को कैसे घेरा है। पीएम ने कन्हैया लाल हत्याकांड और लाल डायरी की चर्चा की। कहा कि जहां लाल डायरी में काली करतूत कैद हो वहां लोग कैसे निवेश करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते नजर आए कि जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो वहां आखिर लोग निवेश कैसे करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं पीएम ने कैसे इस बार राजस्थान सरकार पर हमला बोला है एमपी के बाद। जहां लाल डायरी में काली करतूते हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है। तो राजस्थान से पहले प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में थे। उन्होंने भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कांग्रेस से अर्बन नक्सल कनेक्शन पीएम ने जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को नेता नहीं चलाते, ये कंपनी हो गई है। उन्होंने एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया और कांग्रेस पर कई दूसरे आरोप भी लगाए। आपको हम दिखा रहे हैं कि पीएम मोदी ने भोपाल में कांग्रेस पर क्या क्या आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी पहले बर्बाद हुई, फिर बैंकरप्ट हुई। पीएम मोदी ने कांग्रेस को जंग लगा हुआ लोहा बताया जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीन पर खत्म हो रही है। उधर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार और बीजेपी पर वार किया। कहा कि कांग्रेस झूठे वादे नहीं करती, जो कहती है वो करके दिखाती है। राहुल ने एक बार फिर जातीय जनगणना की चर्चा की। कहा कि मोदी सरकार जातीय जनगणना नहीं चाहती है। अब हम आपको दिखाते हैं इस साल पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कितने दौरे किए हैं। एमपी में अब तक पीएम मोदी का 7 दौरा हो चुका है। वहीं राजस्थान में आज पीएम मोदी का इस साल 6ठा दौरा था। आज हम इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक तरफ से कांग्रेस को अर्बन नक्सल से पीएम और बीजेपी अध्यक्ष जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हमला कर रहे हैं जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए। आइए रिपोर्ट देखते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करें, वंदन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। पिछले 6 महीने में ये 7वीं बार था जब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश पहुंचे। भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला कर दिया। कांग्रेस की जमीन को खोखली बताया और देश की सबसे पुरानी पार्टी को अर्बन नक्सलियों के साथ जोड़ दिया। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की लड़ाई अब तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। जो कांग्रेसी आज महिला आरक्षण की बातें कर रहे हैं, ये काम वो 30 साल पहले कर सकते थे। जब जब मौका मिला तब कर सकते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेसी कभी चाहते ही नहीं थे कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। तो वहीं राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते रहे। राहुल ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है, तो कास्ट सेंसस करवाना ही पड़ेगा। और अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो जैसे हमने कहा था यहां पे, जैसे ही हमारी सरकार आएगी पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किए थे, पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे करे, और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे, और हमारा रिमोट कंट्रोल जो चलता है सबके सामने चलता है। हमारी अदानी जी की सरकार नहीं है, हमारी किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। राहुल लगातार महिला आरक्षण में ओबीसी की बात और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। आपको याद होगा विशेष सत्र जब संसद में राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा था कि ट्यूटर की मदद से कोई लीडर नहीं हो सकता और ट्यूटर भी एनजीओ का ही रखते हैं। हमारी सरकार की उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वाज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। बहरहाल फिलहाल पहली लड़ाई छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई। तो इस बार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सत्ता किसे मिलेगी? Right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का रिहर्सल होगा। तीनों राज्यों में सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लिहाजा तीनों राज्यों के नतीजे दोनों पार्टियों के लिए अहम है। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो इंडिया गठबंधन में पीएम पद की दावेदारी मजबूत होगी। बीजेपी का प्रदर्शन 2024 की तस्वीर साफ करेगा। आज तक योग। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नक्सल का मुद्दा कांग्रेस कनेक्शन जोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाति जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष घेर रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, और प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन गौरव भाटिया जी और अभय दुबे जी,
सबसे पहली प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के राजस्थान वाले वार पर लेंगे। आपको पहले सुना देते हैं। पीएम ने कहा है जहां गला काटकर हत्या होती हो, जहां लाल डायरी जैसे भ्रष्टाचार कांड हो, वहां निवेश कौन करेगा? ये सुनिए, फिर यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। जहां लाल डायरी में काली करतूतें हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा? कौन पूंजी निवेश करेगा? जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? चुनावों के एंड पहले ये मुद्दा उठाने की वजह, गौरव भाटिया जी, पुराना मुद्दा है, उसको लेकर एक्शन भी लिया गया है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों के जरिए प्रधानमंत्री क्या संदेश दे रहे हैं? अंजना जी, मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो राजस्थान की जो जनता है उसके मन का भाव है। और क्यों कहा है मैं आपको बताता हूं। आप याद करिए किस तरह से हिंदू सनातन धर्म को घमंडिया पूरा गुट गाली दे रहा था। प्रियंक खड़गे ने क्या कहा था? क्या आज करीब 10-12 दिन हो गए हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी कुंभकर्णी नींद से उठकर बोले कि ये गलत बोला गया है? मैंने तो नहीं सुना। इसका मतलब ये है कि हिंदुओं को गाली दो, नफरत फैलाओ, और आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया। मैं समझता हूं हर भारतीय इस हृदय विदारक घटना को देख के हिल गया था। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और अशोक गहलोत कहते हैं ये हो जाता है, क्या कार्रवाई करी? मैं आपको याद दिलाता हूं अंजना जी, आपको याद है करौली में क्या हुआ था? हिंदुओं की यात्रा जा रही थी, वहां पे मतलूब अहमद जिसको आरोपी बनाया, 100 दिन तक राजस्थान की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। अगर हिंदुओं की यात्रा पे पत्थर चलाओगे तो संरक्षण देगी हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी। अब मैं राजस्थान की और बात कर लेता हूं। क्या यह सत्य नहीं है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है? वहां पे लाल डायरी सार्वजनिक नहीं करी, उसके अंदर क्या लिखा है? क्या यह सत्य नहीं है? पेट्रोल महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, सबसे महंगा श्री गंगानगर में है। महिला सुरक्षा, एक तरफ हमने देखा नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, नारियों को सशक्त किया गया है, ऐतिहासिक कार्य हुआ है। दूसरी तरफ राजस्थान 6,337 रेप के मामले, किसी भी प्रदेश से ज्यादा, उत्तर प्रदेश के तुलना करें तो 6 गुना ज्यादा जनसंख्या के अनुपात में। क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे सकते, पेट्रोल सबसे महंगा वहां पे है, बड़े प्रदेशों में बेरोजगारी 26%, राजस्थान में, गुजरात में 4%, उत्तर प्रदेश में 4%, 26% राजस्थान में। और अगर नरेंद्र मोदी जी ये मुद्दे उठाते हैं तो क्या गलत कहते हैं और क्या लीडरशिप क्या देते हैं? आप बताइए। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे और उनपे राजद्रोह का मुकदमा हो जाता है। क्या यह पूछा नहीं जाएगा? एक तरफ प्रधानमंत्री जी, छठा दौरा है राजस्थान में, आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और साथ में राहुल गांधी कितनी बार गए हैं? जनता की सुध ली है। मैं आपको याद दिलाता हूं, जो बेरोजगार युवक थे राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे थे पिछले साल, वो लोग लखनऊ कूच करते हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका वाड्रा गांधी से मिलने के लिए, कि राजस्थान में समय नहीं दिया जा रहा। ये मैंने आपको कुछ बिंदु बताए। नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है, नरेंद्र मोदी जी सही कह रहे हैं, जनता वहां बदलाव चाहती है राजस्थान में, और भाजपा का कमल खिलेगा और इनकी गंदी, ओछी, घटिया राजनीति का अंत होगा। अभय दुबे जी,
गला काटने की वो घटना जिसने पूरे देश को झकझोरा था, उसको उठाने के पीछे की वजह गौरव भाटिया बता रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज नहीं हुआ? जब हेट स्पीच पर आप एक तरफ तो हमेशा चर्चा करते हैं, बीजेपी के इस नेता ने ये बोल दिया, फला धर्म के लिए ये बोल दिया, अच्छी बात है, आपको उठानी चाहिए आवाज, लेकिन तब आप लोग सब शांत रहे जब एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने भद्दी से भद्दी बीमारियों से और भद्दे तरीके से सनातन धर्म के बारे में बोला। तब आप लोग कह रहे थे नो कमेंट, नो कमेंट। फिर जब बार बार बोला, ए राजा ने भी बोला, तो बोला हम उससे दूर करते हैं अपने आप को। बरसे नहीं आप दुबे जी जैसे बरसते हैं आप दूसरी तरफ। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की लाल डायरी का नहीं, लाल टंकियों का डर सता रहा है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हम बहनों को 500 रुपए में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, वो रियाज अटारी जिसने कन्हैया लाल जी की हत्या की, किस पार्टी का सदस्य था? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया का सदस्य था, जिसके फोटो सार्वजनिक हुए। और प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी जरा भी शर्मसार नहीं होती? आप ही के गुजरात प्रांत में किशन भारवाड़ की गला काटकर हत्या नहीं की? क्या कसूर था उसका? वो भी तो राजस्थान की तरह आपके यहां तो उसने पुलिस में शिकायत की कि मेरा गला काटा जाएगा, तो गुजरात की पुलिस ने उस किशन भारवाड़ को जेल में बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी, उसके बाद उसकी उस बच्ची को जन्म दिया, मासूम बच्ची को। वो उस बच्ची का चेहरा देखने आना चाहता था और चौराहे पर सरे राह उसका गला काट दिया। तो फिर गुजरात के निवेश का क्या होगा प्रधानमंत्री जी? गुजरात में 1000 दान पात्र दावते इस्लामी पाकिस्तान के संगठन के मिले, लेकिन वहां सत्ता की भूख सताती है तो एनआईए गुजरात प्रांत में नहीं जाती। प्रधानमंत्री जी, अरे कश्मीरी पंडितों का गला काटने वाला सैफुल्ला फारूक को आपकी अनुशंसा पर कश्मीर में टिकट नहीं दिया गया? बताइए देश को। तालिब हुसैन, तारिक अहमद मीर, कौन आतंकवादी है जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करते थे? उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे और यहां राष्ट्रीय चैनलों पर मुखौटा लगाएंगे राष्ट्रवाद का। ये राष्ट्रवाद का मुखौटा आपका उतर गया। मैं तो आज आपसे पूछना चाहता हूं कि 25 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त है राजस्थान में। आप आज मध्य प्रदेश आए थे प्रधानमंत्री जी, बताइए ना, शिवराज जी का नाम और उनकी योजनाओं से ही किनारा कर लिया आपने, कन्नी काट ली। क्यों नाम नहीं लिया शिवराज जी का और उनकी योजनाओं का? आपने कहा 18 साल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश जो पहली बार का वोटर है, क्या देखा उसने प्रधानमंत्री जी जानते हैं? व्यापम का घोटाला, पटवारी भर्ती परीक्षा 15-15 लाख में पेपर बिके, नर्सिंग कॉलेज का घोटाला, नर्सिंग कॉलेज 3 साल से 1.25 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हुई, 26,000 स्कूलों में मध्य प्रदेश में बिजली के कनेक्शन तक नहीं है, 29,000 स्कूल स्थायी रूप से बंद हो गए, 9 लाख विद्यार्थियों का पिछले साल एनरोलमेंट नहीं हुआ, 18 से 23 साल के 70 लाख विद्यार्थी किसी शिक्षण संस्थान में भर्ती नहीं है, 18,900 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। आपने उज्ज्वला बहनों का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी, गैस का सिलेंडर जानते हैं पिछले साल मध्य प्रदेश में 82 लाख जो कनेक्शन है उसमें से 44 लाख उज्ज्वला बहनों ने एक भी गैस का सिलेंडर नहीं दिया, 18 लाख ने सिर्फ कनेक्शन लिया। और आपके गृह मंत्री जी बताते हैं कि 58,000 बेटियों से 18 साल में मध्य प्रदेश में बलात्कार हुआ, 67,000 का अपहरण हो गया, 50,000 फर्जी शादियां शिवराज की सरकार ने कोविड के काल में कराई और 51,000 रुपए बेटियों के खा गए। बेटी बचाओ की आपने बात की प्रधानमंत्री जी, देखा नहीं आपने? पिछले 6 महीने में, अंजना जी 10 सेकंड और दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड, पिछले 6 महीने में योजना बंद कर दी, बेटी बचाओ सहित 16 बड़ी योजनाएं। किसान की आमदनी 2 गुना नहीं हुई मध्य प्रदेश में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बताया कि मध्य प्रदेश एकमात्र प्रांत है जिसकी आमदनी किसानों की कम हो गई, 20,400 किसानों ने आत्महत्या की। किसानों का मुआवजा नोएडा में ट्रांसफर करके आप भ्रष्टाचार कर लिया। आदिवासियों पर पेशाब की, आदिवासियों को भाजपा मंडल अध्यक्ष ने चप्पल से मारा, जानवरों के खाने का खाना आदिवासियों को दिया गया। ये आपकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट मध्य प्रदेश। दुबे जी, 3,22,000 मैं जानती हूं कि एक सफल प्रवक्ता के लिए, ठीक है मिस्टर दुबे, एक सफल प्रवक्ता के लिए ये हुनर जरूरी है कि सवाल का जवाब ना देकर अन्य मुद्दों पर जवाब दिया जाए। ये आजकल हुनर हो गया है तमाम प्रवक्ताओं का, लेकिन एक कोशिश तो करनी चाहिए। कम से कम अगर सवाल मेरा कानों तक आपके पहुंचा था, एक लाइन पूछ एड्रेस ही कर देते। जैसे आपने चुप्पी साधी हुई है, आपने पूरी इस जवाब में चुप्पी साधी रखी उदयनिधि स्टालिन पर, वैसे ही आपने चुप्पी साधी रखी है जहां एक महादलित, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, एक महादलित महिला पर बिहार में क्या हुआ है उस पर भी आप सबने 0 बटा सन्नाटा किया हुआ है। दिक्कत तो ये है ना
दिक्कत ये है। और दुबे जी, मैं सवाल देखिए, हाँ। सवाल मैंने तो कहा कि आचार न कुनंती वेद, जहां तक सनातन धर्म का प्रश्न है मैंने सनातन पर साफ बात कही, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना ठीक है, चाहता अब हो गया, एक बार जवाब पूछिए ना नहीं नरेश अग्रवाल से, जिसको गले लगा दिया, ठीक है, जिसने राम जी से क्या, राम जी के बारे में क्या कहा, जीतन राम मांझी से पूछिए, संजय निषाद जिसने भगवान राम और दशरथ के संबंध। दुबे जी, आपको डर लगता है क्या उदयनिधि स्टालिन का नाम लेने में? उदयनिधि स्टालिन का नाम लेने में डर लगता है क्या मिस्टर दुबे? उदयनिधि स्टालिन का नाम लेने में डर लगता है क्या? मैंने तो कहा मैंने नाम नहीं ले रहे आप। अंजना जी कहा है कि हर डिबेट में क्या कहा है आप? नाम नहीं ले रहे उनका। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, सनातन धर्म जाति जनगणना पर अब आते हैं, क्योंकि वो मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी आपको घेर रहे हैं। और देखिए, आप देखिए बिहार में जो पंचायतों में आरक्षण दिया गया है, हमारी रिसर्च टीम के मुताबिक उसमें भी ओबीसी आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। ओबी आरक्षण की मांग वो कर रहे हैं महिला वाले मुद्दे पर, महिला आरक्षण बिल में। अब इसी आधार पर जाति जनगणना पर आपकी सरकार को पूरा विपक्ष घेर रहा है, उस पर आप तो जवाब दीजिए। अंजना जी, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि एक सफल प्रवक्ता अगर भाजपा की तरफ से आता है तो वो पहले आपके प्रश्न का उत्तर देगा, फिर उसके बाद जो कांग्रेस ने कहा उसका जवाब देगा। आपने बात करी ओबीसी की। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो काम है कि सबको तोड़ो, फूट डालो, राज करो। और इसलिए जब मैंने बताया महिलाओं के लिए आरक्षण का अधिनियम आया है, किस तरह से इन्होंने उसमें ओबीसी मुद्दा उठा दिया। लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है जिसमें 27 ओबीसी मिनिस्टर हैं, जिसमें 12 शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर हैं और 8 इसमें शेड्यूल ट्राइब मिनिस्टर हैं और 11 महिला मंत्री हैं। यह भी सच है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और यह भी सच है कि 27% जो नीट होता है एग्जाम, उसमें आरक्षण ओबीसी के लिए किसी ने किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने किया है। आप कहती हैं ओबीसी समाज को सशक्त कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं। मोदी जी को जो गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, उदय भान आपने नाम सुना होगा, हरियाणा कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष हैं। जो शब्द उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए बोले हैं, मैं आज तक पे दोहरा नहीं सकता हूं। और चाहे हिंदुओं से नफरत करना हो, चाहे मोदी जी से नफरत करना हो, यह सारा कार्य होता है केवल और केवल खड़गे जी जो सोनिया गांधी से हुक्म लेते हैं और सोनिया गांधी कहती हैं गाली दो हिंदुओं को। ये देखिए, ये इनकी सोच उजागर करता हूं। राहुल गांधी कहते हैं लड़के, हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, और ये खड़गे जी ने का वक्तव्य है कि अगर मोदी जी आए तो भारत में सनातन धर्म का राज होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या किसी और धर्म के लिए अंजना जी कोई नेता ये कह सकता है कि ये धर्म, और मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, HIV है, कुष्ठ रोग है, डेंगू है, मलेरिया है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे जी और प्रियंका वाड्रा चुप्पी साधे हैं, उनके मुंह में दही जमी हुई है। मैं एक बात आपको याद दिला दूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये जो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब, इनका एक सपना था सनातन को खत्म कर दो, हिंदू समाज को खत्म कर दो। ये खत्म नहीं कर पाए, खुद खत्म हो गए। आज आधुनिक राजनीति के मोहम्मद गौरी कौन है? खड़गे जी हैं जो चुप रहते हैं, महमूद गजनी राहुल गांधी है, और औरंगजेब सोनिया गांधी है जो एक शब्द नहीं बोलती है। हिंदू समाज वो देखता है इनकी तरफ कि कब स्टालिन को चुप कराया जाएगा, कब ए राजा को चुप कराया जाएगा, प्रियंक खड़गे को चुप कराया जाएगा, लेकिन एक शब्द नहीं फूट के निकलता। अब मैं इनकी बात का उत्तर दे दूं। मैंने आपके कार्यक्रम में राजस्थान का मुद्दा जो उठाए, मैंने मतलूब अहमद गिरफ्तार नहीं हुआ 100 दिन तक, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब सच है कि विफल है कानून व्यवस्था में अशोक गहलोत। उसके बाद मैंने कहा पेट्रोल सबसे महंगा कहां है, श्री गंगानगर में, महंगाई का मुद्दा उठाया, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब सच है। मैंने कहा बेरोजगारी दर 24 से 25% है, बेरोजगार है युवा, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब यह भी सच है। और चौथा मैंने बताया महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित कहां है। आप याद करिए कुछ सप्ताह पहले
एक महिला को निर्वस्त्र करके जिस तरह का वीडियो सामने आया था, क्या वो पूरे देश को शर्मसार नहीं करता था? और आज बिहार से आया है और घमंडिया का कोई नेता नहीं बोला। और सबसे ज्यादा रेप की अगर वारदात कहीं हुई है 6337 तो राजस्थान में हुई है। और इतनी हिम्मत नहीं है इनके प्रवक्ता की या राहुल गांधी की कि एक शब्द, ये जो 4 आरोप लगाए हैं, इस पे बोल दे। धन्यवाद। इस पर भी जवाब दीजिएगा और साथ ही इसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगी, रागी साहब आपके पास और वारिस पठान साहब आपके पास। लेकिन अभय जी छोटा सा जवाब, पीएम ने जो अर्बन नक्सल से जोड़ा है पूरे मुद्दे को, और इसी के साथ एनजीओ के लोग ट्यूटर करते हैं। जब आईएएस का मुद्दा उन्होंने उठाया कि 90 सेक्रेटरी में से 3 सिर्फ ओबीसी के हैं, शॉक्ड एंड शैटर्ड वाला बयान। मिस्टर दुबे, देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के दामन पर भी झांक कर देखना चाहिए। आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना भूल गए जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, जितेंद्र यादव भूल गए जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, प्रदीप कुरूलकर कौन है जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था प्रधानमंत्री। जो सबसे प्रासंगिक सवाल है जो अंजना जी ने पूछा है जातिगत जनगणना का, उस पर जवाब देना जरूरी है। सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट दिया प्रधानमंत्री जी की सरकार ने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 249 जनगणना केंद्र सरकार का अधिकार है और सेंट्रल लिस्ट 69 नंबर पर है, हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और साथ में यह भी कह दिया कि जो जातिगत जनगणना कांग्रेस ने 2011 में कराई थी, जिसकी रिपोर्ट 2014 में एक हार्ड डिस्क में रजिस्ट्रार जनरल को दी गई थी सेंसस को, वो अरविंद पनागरिया की कमेटी हमने एक बनाई थी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। 5 साल तक बेशर्मी से उस कमेटी का एक सदस्य नहीं बनाया, उस कमेटी ने एक मीटिंग नहीं ली और वो आपने हक मारकर ओबीसी समाज का डब्बे में डाल रखी है। और आज फिर महिला आरक्षण के नाम पर आपने 5, 10, 15 साल आगे की बात की है और उनके साथ न्याय नहीं किया। ये बात कर रहे थे राजस्थान की, ये बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की। मैं विनम्रता से बताना चाहता हूं साहब, आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़िए। पूरे देश के प्रत्येक प्रांत में अगर बेरोजगारी किसी ने परोसी है तो उसका दोषी मोदी सरकार है, क्योंकि आपने नोटबंदी की वजह से ये बेरोजगारी आई। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट आरबीआई की कह रही है। एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही है कि 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी किसी ने परोसी है तो वो मोदी सरकार ने परोसी है। आपने गलत तरीके से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया और पूरे राज्य सरकारों के आर्थिक ढांचे को तबाह कर दिया आपने। आप जो जनहित की योजना कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है, चाहे बहनों के खाते में 1500 रुपए हो, चाहे गैस के सिलेंडर हम 1500 में दें, 2000 रुपए बहनों को दें, बस में फ्री ट्रेवल कराएं, तो प्रधानमंत्री जी रेवड़ी बताते हैं और अपने धन्ना सेठ दोस्तों को 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क कमवा देते हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए लेकर विदेशों में अब सत्ता की सरपरस्ती में आपकी लोग भाग गए। मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल, तब उन पर प्रधानमंत्री जी जो मेवा खिला रहे हैं उन पर आप नहीं कहेंगे। एनसीएलटी में 5,38,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 90% हेयर कट देके 8,000 करोड़ की कंपनी को 300 करोड़ में सेटल कर रहे हैं। ये मेवा नहीं है प्रधानमंत्री जी तो क्या है? आखिरी प्रश्न पूछता हूँ, सनातन धर्म क्या है? अभय जी को आवाज जा रही है मेरी? अभय जी ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? दर्शकों को लगेगा आपकी कोई पुरानी बहस उठा के मैंने चला दी है। आप तो मतलब सवाल को सुनते ही नहीं है सर, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं आज सवाल को। 10 बार बोलूंगा। नहीं आप बोलिए, नहीं 50 बार बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिएगा ना। आज जो प्रासंगिक मुद्दा मैंने उठाया है, पीएम ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, उस पर आपके पास कहने को 2 लाइन नहीं है। अर्बन क्या प्रधानमंत्री जी कौन सी नई बात है मुझे तो बताइए। आकंठ झूठ में डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। सनातन धर्म की परिभाषा पूरे शो में बता दें, षट दर्शन क्या है ये बता दें, वेदांत, वेदांग और वेदों में क्या अंतर है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को क्या सनातन दर्शन है इसका भान नहीं है, क्या मीमांसा है, क्या योग है, क्या सांख्य है, क्या वैशेषिक है, दर्शन के बारे में नहीं जानते। जो षट दर्शन का अनुसरण करता है वो गौरव भाटिया जी सनातनी होता है। आपको मैं बता दूं, आचारहीनम न पुनंति वेदा आप लोगों के लिए किया है। आचरणहीन लोगों को वेद भी पुनित नहीं कर सकते। आप लोग वो हो, ये खबर आ रही है ऋषि जैमिनी ने आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको फिर मौका देती हूँ आप फिर अपनी बात करने लगते हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम के, लेकिन उससे पहले खबर आ रही है 2024 से पहले एनडीए को झटका लगा है।
एआईएडीएमके ने अनाउंस किया है कि वो अलग ही चुनाव लड़ेंगे। एनडीए से अलग होने का प्रस्ताव पास हो गया है और एआईएडीएमके के दफ्तर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी से अलग होकर जश्न मनाती हुई एआईएडीएमके पार्टी दफ्तर के बाहर ये कार्यकर्ता। वारिस पठान साहब, पीएम ने एक बार फिर कन्हैयालाल का मुद्दा वहां पर उठाया है। जी और सवाल यह है कि आपकी पार्टी के नेता आज ही कहते हैं कि अब ऐसी नौबत आ गई है कि देश की संसद में मॉब लिंचिंग होगी, और दूसरी तरफ ऐसे मुद्दे पर जो आपकी पार्टी ने या अन्य पार्टियों ने सबने बहुत धीमी धीमी प्रतिक्रिया दी थी, उसको लेकर एक बवाल, और इसी को बीजेपी सबसे बड़ा इशू बना रही है 24 से पहले सनातन पर हमला और इस तरह की वारदात। देखिए अंजना जी, बीजेपी ने तो अपनी चुनाव की तैयारी पूरी तरह शुरू कर दी है। मोदी जी ने भी शुरू कर दी है पोलराइजेशन से। मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर न्यू हिंदुस्तान का नया पार्लियामेंट, नया सदन में खड़े होकर पहले दिन बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए, कोई भी इस तरह की गरिमा का अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सदन के अंदर जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंचे। वहीं पर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप हम सबने देखा कि किस तरह खड़े होकर एक मुसलमान एमपी को इतने सारे अल्फाजों से गालियां दिए जो मैं आपके चैनल के ऊपर बोल भी नहीं सकता हूं अंजना जी। और उससे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जब वो गालियों पे गालियां दिए जा रहा था, पीछे 2 एक्स मंत्री बैठे थे, हर्षवर्धन भी बैठे थे, प्रसाद जी बैठे थे, दोनों खेके लगा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो अब मैं ये बोलना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, आपने कन्हैयालाल का जिक्र कर दिया, आपको कहीं ये याद नहीं आया मुसलमान की बात कि इस तरह से आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोले कि इस तरह की भाषा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। कल तक रस्तों के ऊपर लोगों को गालियां दी जा रही थी, मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा था, कभी गाय के नाम पर, कभी जेएसआर नहीं बोलने के नाम पर गालियां, मॉब लिंचिंग। अब सदन तक बात पहुंचा दी मोदी ने अपने लोगों को छोड़ दिया कि जाइए आप और मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलिए कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करे, पोलराइज करिए, कुछ नहीं होगा उनका। बाद में ओम बिरला जी बोल देंगे कि पहली मर्तबा अरे आपको पता है, मेरे को पता है, आपकी अगर खुशी है तो मैं बोल देता हूँ। नहीं, क्या है जेएसआर? हमारे दर्शक नहीं जान रहे होंगे ना। जय श्री राम आप बोलते सब जानते हैं, आप भी जानते हैं अंजना जी, जेएसआर का मतलब क्या है। जो बोलने में मुसलमान नहीं बोलता तो उसको मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। अरे सदन के अंदर अगर इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है अंजना जी। अगर इनको नहीं रोका तो एक दिन सदन के अंदर भी किसी मुसलमान एमपी का मॉब लिंचिंग जरूर होना है। अगर प्रधानमंत्री जी इन बेलगाम घोड़ों के ऊपर अब भी नकेल नहीं कसेंगे तो वो होना है देश के अंदर। देखिए यहाँ तक तो हम पहुंच गए और उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जाता? अंजना जी आपको पता है, अंजना जी आपको पता है, मैं जब एमएलए था मुझे जबरन बोला गया था कि आप बोलिए भारत माता की जय। जब मैंने नहीं बोला अगर सदन में बैठना है तो भारत माता की जय कहना ही होगा, जब मैंने नहीं कहा तो सारे बीजेपी के एमएलए और ये सेक्युलरिज्म के चैंपियंस, ये भी कम नहीं है, ये भी सब खड़े हो गए थे और मुझे 1 घंटे के अंदर 15 दिन के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया था। मैंने तो किसी धर्म विशेष को गाली भी नहीं बका था, मैं तो सिर्फ अपनी बात पढ़ा था कि कोई जबरन अगर मेरे सर पे गन भी रख देगा तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तो मुझे सस्पेंड किया जा सकता है तो इनको क्यों नहीं? मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे सस्पेंड कर देंगे। और क्योंकि वो बीजेपी का एमपी है जिसने पूरे मुसलमान समाज को गाली दी है, सिर्फ दानिश अली को गाली नहीं दी है, तो उसको आप सस्पेंड नहीं करेंगे, उसको वार्निंग देंगे कि बेटा इस बार तूने गाली दे दी चलेगा, अगली बार गाली मत देना। मतलब वारिस पठान एक बार पूरे सेशन में खड़े होकर गाली दे सकता है, मैं दे दूंगा गाली, उसके बाद में क्या करेंगे ये लोग? मेरा कुछ भी नहीं। तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में खंडन करना चाहिए था। और प्रधानमंत्री को जो इन्होंने बोला है ना इनके एमपी ने, उसका बराबर अरबी ट्रांसलेशन करा के अपने हबीबी दोस्तों को भेजना चाहिए था। सऊदी में सलमान साहब, अच्छा वारिस जी एक बार वारिस साहब को दिखाइए जरा मेरे साथ। वारिस जी बहुत पसंद है, वहां के मुसलमानों को गले लगा लेते हैं। वारिस जी एक सेकंड वारिस जी, इतना ज्यादा आप इस पर बोल रहे हैं लेकिन उन लोगों पर प्रश्न नहीं उठाते हैं जिन्होंने आपको गणपति बप्पा मोरया बोलने पर माफी मांगने के लिए मजबूर किया था। वहां आपकी चुप्पी सध जाती है। यही तो डबल स्टैंडर्ड्स है ना आपका। एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा अंजना जी, यही था मुंबई के अंदर लालबाग का, इसके अंदर मैं भी गया था। मैंने उस टाइम कहा था गणपति बाप्पा, लोगों ने चिल्लाया मोरिया, मगर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वारिस भाई इस्लाम के विरुद्ध है, आप अल्लाह से माफी मांगिए। मैंने किसी जाति धर्म के विरुद्ध माफी नहीं मांगा, समझिए। मेरे सारे दोस्त लगाते गणपति,
तो मैं कह के लिए उनके अगेंस्ट में जाके बोलूंगा। लेकिन आज आपने अच्छा सवाल वो किया, कट्टरवाद नहीं है, गौरव भाटिया को वो कट्टरवाद नहीं है। अगर मेरे से किसी चीज की गलती हो गई तो मेरे को माफी। वो कट्टरवाद, एक सेकंड चिल्लाइए मत सर, एक तो माइक लगा हुआ है, चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग आराम से भी बोलेंगे। तो कट्टरवाद नहीं है वो। अगर आप अपनी श्रद्धा से गणपति बप्पा मोरया बोलना चाहते हैं तो वो कट्टरवाद नहीं है कि आपको उस पर माफी मंगवाया जाए, जबरन मंगवाया जाए। आपकी इच्छा तो थी नहीं, आप तो मुंबईया हो और मुंबई में हर कोई बोलता है गणपति बप्पा मोरया, बिल्कुल, लेकिन आप दबाव में आए। यही डबल स्टैंडर्ड्स का यही डेफिनेशन है मिस्टर पठान। मुझे ये बोला गया कि अरे किसी बच्चे को लिखना होगा ना विथ एग्जाम्पल लिखने, तो उसका एग्जाम्पल एक वो दे सकता है। गणपति जी का अपमान नहीं किया तुमने, ऐसा प्रोफेसर संगीत राग, ठीक है अंजना जी, मैं देखिए अंजना जी, आपको इस्लाम की कम समझ थोड़ी है कि कोई और आपको बताएगा। संगीत रागी जी देखिए, दूसरी तरफ एक तरफ धर्म का ये मुद्दा जिसमें पीएम ने भी कन्हैया लाल की हत्या का आज मुद्दा उठाया, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अर्बन नक्सल से जोड़ना, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है और किस तरह से ये जस्टिफाई होता है कि अर्बन नक्सल से जुड़े हुए हैं, इनके ट्यूटर्स भी एनजीओ वाले हैं, ये कैसे जस्टिफाई होता है? देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में आकर के कहा कि हमने रिसर्च किया है, तीन ही ओबीसी सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में, तो इस प्रकार का जो नैरेटिव है वो लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स जो है बराबर कहते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ओबीसी आरक्षण जो है वो कब से शुरू हुआ है। यदि 1992 को भी आप बेस लाइन मान लेंगे तब भी वहां से सेक्रेटरी यहां तक आते आते कम से कम इतने वर्ष तो लगते हैं। तो एक प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी ही सरकारों पर तमाचा मारा है, ये मेरा कहना है। और चूंकि ये माना जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, क्रॉस पार्टी लाइन ये जानते हैं कि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो मूलतः जेएनयू ब्रिगेड से आते हैं, इसलिए इस प्रकार की वो सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब रही ओबीसी आरक्षण की बात, देखिए 2014 के बाद विकास, सामाजिक न्याय, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, ये चार ऐसी चीजें हैं जिसने पूरे समाज चुनाव के सारे समीकरण को अस्त व्यस्त कर दिया है। आप देखेंगे कि जो ओबीसी वोट बैंक था रीजनल पार्टीज का, खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का, बीएसपी का अपना एक सामाजिक सोशल बेस था, इसके बाद लालू प्रसाद यादव का अपना बेस था, नीतीश जी का अपना बेस था। आप लोकसभा के चुनाव में आप जाकर के देखेंगे तो इस सारे सामाजिक समीकरण को नरेंद्र मोदी ने अस्त व्यस्त कर दिया है। 2014 से 2019 तक आते बस सक्सेसफुली फिर से खड़ा नहीं कर रहे हैं। मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। 2014 से लेकर के 2019 तक आ पाएंगे तो ओबीसी का जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को वो 44% हो गया है। यही कारण है कि बीएसपी और एसपी दोनों उत्तर प्रदेश में आते हैं तब भी पीट जाते हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आती है तब भी पीट जाते हैं, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी में 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर 50% से ज्यादा उसको मैंडेट मिलता है। आप 16 पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी जीती थी जिसमें 15 ऐसे थे, दो थे, 14 ऐसे थे जिसमें 50% से ज्यादा उसको मैंडेट मिला था। एक लालमुनि चौबे थे और दूसरा जो है वो एक सांसद थे, उन्हीं का वोट जो है वो 49% और 46% के आसपास रहा था। तो ये जो मैंडेट है, बड़ा मैंडेट, राहुल गांधी को ऐसा लगता है, राहुल गांधी से सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी से, आपके पास 11 में आपके पास था, सारा डेटा था, आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि ऐसा करने के बावजूद भी हमको ओबीसी वोट बैंक हमारे साथ नहीं आ रहा है। वो ओबीसी वोट बैंक जो इनका गढ़ हुआ करता था और जितने क्षेत्रीय पार्टियां थी वो ओबीसी वोट बैंक को इनसे छीन करके कांग्रेस को पीटा है। अब इनको लगता है कि जो 80-20 का जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग 2019 में करना चाहते थे, जिसका सलाह अर्बन नक्सल ने इनको दिया था कि भाई 20% जो है वो मुसलमानों का कंसोलिडेटेड वोट बैंक पर आप काम कीजिए और हिंदू समाज तो जातियों के आधार पर बटा है, इसको आप तोड़िए। मुझे लगता है यही कारण है कि वो ओबीसी की राग अलाप रहे। एक बात और, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के भाषण ने आज चुनाव की जमीन तैयार कर दी है। हिंदुत्व, सनातन का मुद्दा आने वाले दिनों में रहेगा। क्या कारण है? कांग्रेस ने ये सब शब्द बोला भी नहीं है जो आप एजेंडा नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोला है, लेकिन एक ढंग से आप यदि सर्तन से जुदा करने की बात प्रधानमंत्री ने उठाई तो वो बातें जरूर आने वाले दिनों में आएगी। सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुप है, इसका मतलब है कि आप सनातन के मुद्दे पर सनातन को खत्म करने की बात जो है वो तमिलनाडु की सरकार करती रही है। 1976 से 5 लाख किलो सोना
5 लाख किलो सोना हिंदुओं के मंदिरों से छीन करके उसको मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर गला करके 11 करोड़ रुपए वसूली करती है हर साल इंटरेस्ट के रूप में। और वो पैसा कहां जाता है? हिंदू मंदिर पर। 44,000 मंदिरों में से आज ऐसे हजारों मंदिर हैं जिनके पास आज दोनों शाम पूजा और आरती नहीं होती है, और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी के साथ समर्थन में खड़ी है। तो सनातन का जो खत्म करने की साजिश तो डीएमके की वो वास्तविक है, और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए एक बार कि क्या अभय जी वो बोल रहे हैं, कांग्रेस उसके बाद पार्टी से के साथ खड़ी गौरव है जी या नहीं आपके खड़ी पास है। आऊंगी। अभय जी, 2 पॉइंटेड क्वेश्चंस है, और प्लीज कोशिश कीजिएगा, आपके जो तमाम मुद्दे आप उठाते हैं सबका बहुत सम्मान है, लेकिन सवाल का जवाब तो देना है ना, क्योंकि आप डिबेट में बैठे हैं सर। पहला प्रश्न, 2011 के सेंसस पर आप कर दीजिए ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन, महिलाओं के लिए, यह ज्ञान आपको क्यों नहीं पहले से आया था? और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं, उन्होंने उठाया है मुद्दा कि आप लोग कौन सा मुद्दा था आपका जो दूसरा इश्यू आपने उठाया? जो तमिलनाडु वाला स्टैलिन वाला, जो मैंने भी पहले आपसे पूछा था। उदयनिधि स्टैलिन, उदयनिधि स्टैलिन का नाम आपकी जुबान पर क्यों नहीं आता है? जैसे आप कह रहे हैं इनको कि 11 वाले सेंसस पे अभी कर दीजिए, तो आप उसके पहले वाले सेंसस पे कर देते 2010 में ओबीसी को। आपने तो ओबीसी का जी सर टाइम की कमी है, टाइम की कमी है। अंजना जी, जब आप 2010 में लाए थे, आपने ओबीसी का प्रावधान किया था? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल सरासर संगीत रागी जी गलत जानकारी दे रहे हैं इस टेलीविजन पर। 2011 की जो सेंसस हमारी हुई थी संगीत रागी जी, वो 2014 तक पूरी हुई। ये मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में लोकसभा के जवाब में बताया, और उसकी हार्ड डिस्क हजारों एक्सेल शीट पे हमने रजिस्ट्रार जनरल को दी थी। उसके बाद मोदी सरकार ने उसको डंप कर दिया, हमने नहीं किया। हाँ, ये बात सही है, हमने कराई ही इसीलिए थी कि जो 2010 में हम लेकर आए थे कानून, अगर संभव होता आगे हमारे लिए तो हम इसी जनगणना के आधार पर उस ओबीसी का रिजर्वेशन देते। आज भी इसमें कोई बड़े अपमानजनक बात नहीं है। घोषणा कर दीजिए कि हम आज से ही इस आरक्षण को लागू कर रहे हैं, महिला आरक्षण को, विधानसभाओं में, लोकसभा में। डरिए मत। दूसरी बात, उदयनिधि स्टालिन की बात की, तो मेरे सनातन धर्म में ऐसे लोगों को नास्तिक कहा है। मैं चुनौती देता हूं संगीत रागी जी और गौरव भाटिया जी को, सनातन धर्म की परिभाषा बता दें आज यहाँ टेलीविजन चैनल पर, या नहीं तो मुझसे शास्त्रार्थ करिए। एक तो वो कह रहे हैं कि आप सनातन की परिभाषा बताएं, उनसे शास्त्रार्थ करें, और दूसरा, क्या जाति जनगणना पर बैकफुट पर है सरकार? देखिए, अब जो बंद गले में जनेऊ पहन के चुनावी हिंदू बनता हो, उनसे क्या शास्त्रार्थ करें? मैं तो इतना ही कहूंगा, पहले तो थोड़ा ज्ञान अर्जित करें। इनको ये नहीं पता है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया स्वर्गीय राजीव गांधी ने। इनको यह भी नहीं पता है 2010 में वीरप्पा मोइली ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कहा कि ओबीसी का डेटा रिलीज कर दीजिए, और पी चिदम्बरम ने क्या कहा अंजना जी? उन्होंने कहा इससे देश बढ़ जाएगा। जो ठीक, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है गौरव जी, फिर शायद ये विषय उठेगा तो फिर से इस पर अपनी बात विस्तृत रखिएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।